डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। साथियों, हम लोग घटना चक्र स्पेशल जो है आपके नागरिक शास्त्र, जिसमें हम लोग अध्यायवार क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, यानी टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे आपका टीजीटी हो, पीजीटी या जीडीसीएल या जीआईसी या एलटी ग्रेड या नेट जेआरएफ के जो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करें, जिसमें जैसे इसमें लगभग 85 प्रश्न पत्र यानी 85 क्वेश्चन पेपर से इसमें प्रश्नों को समावेश किया गया है। तो ये आज के इस वीडियो में हम लोग जो आपका क्या नाम है कि इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य संगठनों से संबंधित जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, उसको पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित विभिन्न सिद्धांत जो हैं, उसको पढ़े, या उसे जो विभिन्न आपके विदेश नीति हो, चाहे सिद्धांत शक्ति हो या बैलेंस ऑफ पावर हो, नेशनल इंटरेस्ट, ये सब पढ़े हैं। तो आइए आज हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य संगठनों से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं, जो कि आपकी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि जरूर चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें कि संयुक्त राष्ट्र शब्द को किसने बनाया। ये क्वेश्चन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो संयुक्त राष्ट्र शब्द को किसने बनाया, तो ये रूजवेल्ट थे। कब, तो 1 जनवरी 1942 को वाशिंगटन में अटलांटिक चार्टर का समर्थन करने वाले 26 देशों ने संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। यही पहली बार राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा अभिकल्पित नाम संयुक्त राष्ट्र का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है कि दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 12 सितंबर को, दक्षिण दक्षिण सहयोग। भारत नेपाल शांति तथा सुरक्षा संधि 1950 की नेपाली माओवादियों ने आलोचना की, क्योंकि संधि असमान प्रकृति की थी, नेपाली पहचान का उभार था, चीन के साथ समदूर की नीति अपनाई गई। ये भी सही है, तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। संयुक्त राष्ट्र की सामूहिक सुरक्षा का प्रथम प्रयोग किस वर्ष में किया गया था। जो कलेक्टिव सिक्योरिटी यूनाइटेड नेशन के द्वारा पहली बार अपनाई गई थी, ये था आपका कोरिया संकट के समय 1950 में। 1950 में, ऑप्शन डी होगा 1950। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कौन सा वर्ष प्रथम मानवाधिकार वर्ष के रूप में घोषित किया गया। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये हुआ आपका 1968 में। 1968 में मानवाधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तेहरान में संपन्न हुआ। इसमें 84 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में ही वर्ष 1968 को प्रथम मानवाधिकार वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट है कि भारत के आईसीटी कार्यदल ने किस देश के साथ मिलकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसका शीर्षक है भारत में संयोजकता का भविष्य। तो ये है यूएसए, यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये इसमें शामिल था। तो यूएसए जो है, इसमें ये आपकी आईसीटी कार्यदल से संबंधित है, जिसका शीर्षक था भारत में संयोजकता। अमेरिका के द्वारा ये किया गया। तो ये किया गया जैसे आपकी 5G ब्रॉडबैंड से संबंधित है। यूडीएचआर का विस्तार कीजिए। तो यानी यूडीएचआर का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ऑप्शन ये सही है, ये DSSP में पूछा गया प्रश्न है। किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा को अपनाया। तो ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, बीपीएससी में पूछा गया है। ये है आपका 10 दिसंबर 1948 को। 1948 को ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। हर वर्ष मानवाधिकार दिवस इस दिन मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर 1948 के दिन मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की जानकारी दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल कितनी धाराएं हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे कई बार पूछा जा चुका है। तो कुल 111 धाराएं, 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद हैं, और इसमें संविधान में कुल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधि में कुल 70 अनुच्छेद हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो संयुक्त राष्ट्र का प्रथम अधिवेशन जो हुआ, तो संयुक्त राष्ट्र का प्रथम अधिवेशन 10 जून 1946 को लंदन में हुआ था।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीटों का एक अंग नहीं है? सीटों का एक अंग नहीं है, तो सीटों सभा नहीं है। 8 सितंबर 1954 को गठित क्षेत्रीय सुरक्षा संगठन के रूप में सीटो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का सैन्य गठबंधन था। सभा इस संगठन का अंग नहीं है। इसके प्रमुख सदस्य थे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, थाईलैंड, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। 30 जून 1977 को इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद में महासभा की शक्तियों और कार्यों का वर्णन किया गया है? यह आपका चार्टर के 11वें अनुच्छेद में। संयुक्त राष्ट्र चार्टर को निम्नलिखित में से किस एक सम्मेलन में अंगीकृत किया गया था? तो चार्टर था आपका सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में इसको स्वीकार किया गया या अंगीकृत किया गया। एक ये था आपका 1 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में इन राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ और इसी में क्या हुआ, इस सम्मेलन के साथ संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र की स्वीकार की गई प्रस्तावना और 111 अनुच्छेदों के साथ इसको अंतिम रूप दिया गया। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो शांति स्थापना आयोग की स्थापना आपकी 2005 में हुई। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा देश यूएन की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? यूएन के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य आपका यूके है, यूनाइटेड किंगडम। 5 स्थायी और 10 अस्थायी। निम्न में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य कौन सा नहीं है? युद्ध रोकना और शांति स्थापित करना इसका उद्देश्य है। मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति सम्मान जगाना, क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना, ये तीनों उद्देश्य हैं, लेकिन अंतरिक्ष को जीतना और इस पर शोध करना ये इसका उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्यतः शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए है। ऑप्शन सी। व्याख्या देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना आपकी 1946 में हुई। 1946 संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग यूएनएईसी की स्थापना हुई थी। इस आयोग की स्थापना उस समय के परमाणु ऊर्जा के आगमन से उत्पन्न चुनौतियों और समस्याओं का सामना करने के लिए की गई थी। हालांकि यूएनएईसी 1952 में विघटित कर दिया गया। मॉडर्न का प्लान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के कितने प्रतिमान हैं? तो कुल 6 प्रतिमान हैं। जरूर याद रखिएगा। उनकी पुस्तक है सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में व्यवस्था सिद्धांत 6 प्रतिमानों की बात करते हैं। शक्ति संतुलन, शिथिल द्विध्रुवीय निकाय, दृढ़ द्विध्रुवीय निकाय, सार्वत्रिक कार्यकर्ता निकाय, सोपानी अंतर्राष्ट्रीय निकाय और इकाई वीटो निकाय। काप्लान के व्यवस्था सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से राष्ट्रोपरि राज्य करता है कौन? तो यह है आपका नाटो। संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर कितने राष्ट्रों ने 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए थे? 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र में 50 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए। चूंकि पोलैंड में उस समय सरकार का गठन नहीं हुआ था, इसलिए वह अपना प्रतिनिधि नहीं भेज सका और उसका स्थान रिक्त छोड़ दिया गया। सरकार के गठन के पश्चात 15 अक्टूबर 1945 को पोलैंड ने चार्टर पर हस्ताक्षर किया। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र के प्रारंभिक संस्थापक सदस्यों की संख्या 51 थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय इसके प्रारंभिक राष्ट्रों की संख्या कितनी थी? तो कुल 51 थी। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा प्रथम निशस्त्रीकरण दशक घोषित किया गया। ये था आपका 70 से 80 का दशक जो है प्रथम निशस्त्रीकरण दशक। अगला प्रश्न देखिए कि एशिया का कौन सा भाग दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है? तो यह आपका मध्य एशिया। पामीर के पठार को दुनिया की छत कहा जाता है। इस पठार की स्थिति मध्य एशिया में, इसलिए मध्य एशिया को दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है। किसने कहा जब तक मार्गन्थाउ के सिद्धांत का प्रभाव बना रहेगा तब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में कोई प्रगति संभव नहीं है? ये वेनो वॉसरमैन का कोट है। किसने कहा कि शक्ति का प्रयोग करने वाले तथा जिसके विरुद्ध शक्ति प्रयुक्त होती है, इन दो तरह के राष्ट्रों के बीच का मनोवैज्ञानिक संबंधी राजनीतिक शक्ति है? ये मार्गन्थाउ का कोट है। उनकी फेमस पुस्तक है पॉलिटिक्स अमंग नेशन।
संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक को महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया है? बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपसे बार बार पूछा जाता है। तो ये है आपका 1976 से लेकर 1985 तक का ये डिकेड फॉर वीमेन में घोषित किया गया। ये 1975 में मेक्सिको सिटी में आयोजित पहले संयुक्त राष्ट्र महिला सम्मेलन में इसका निर्णय किया गया। इस सम्मेलन में महिलाओं की समानता पर मेक्सिको की घोषणा और विकास एवं शांति में उनका योगदान तथा अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक के उद्देश्यों को कार्यान्वयन के लिए विश्व कार्ययोजना नामक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। दूसरा संयुक्त राष्ट्र महिला सम्मेलन 1980 कोपनहेगन तथा तीसरा 85 नैरोबी में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति वार्ता के दौरान तैयार की गई राष्ट्र संघ की संविधा कितने अनुच्छेदों से बनी थी? तो ये था इसमें 26 अनुच्छेद थे। देतांत शब्द किस भाषा से लिया गया है? देतांत शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये फ्रेंच से लिया गया है। फ्रांसीसी शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव की कमी। एकमात्र देश जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का प्रत्याहरण किया है, चीन, जर्मनी या इंडोनेशिया या इथोपिया? तो ये इंडोनेशिया था। शीत युद्ध के दौरान इंडोनेशिया को सोवियत संघ का समर्थक माना जाता था। 21 जनवरी 65 को उसने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता को त्यागने की घोषणा कर दी, जिसका प्रमुख कारण था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में न चुना जाना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस को स्थायी सदस्यता उसकी किस योग्यता के आधार पर दी गई? ये था पूर्व सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य के रूप में। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक तथा सामाजिक परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 54 सदस्य होते हैं इकोसॉक में, यानी मटन का प्लान की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के किस मॉडल में प्रत्येक राज्य समान रूप से शक्तिशाली हैं? तो ये इकाई निषेधाधिकार व्यवस्था में, इकाई वीटो सिस्टम में। मॉडर्न कप्लान ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के 6 मॉडल बताए: शक्ति संतुलन, शिथिल द्विध्रुवी व्यवस्था, कठोर द्विध्रुवी व्यवस्था, सार्वभौम व्यवस्था, श्रेणीबद्ध व्यवस्था और इकाई निषेधाधिकार। सोवियत संघ के विघटन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नेता प्रमुख उत्तरदायी है? प्रमुखता उत्तरदायी किसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ? ये थी मिखाइल गोर्बाचेव। भारत सोवियत संघ शांति, मैत्री व सहयोग संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? ये था 1971 का। हित समूह पाए जाते हैं। हित समूह कहाँ पाए जाते हैं? केवल लोकतांत्रिक देशों में, पूंजीवादी समाजों में या केवल सर्वाधिकारवादी देशों में? हित समूह जो होते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप, इस सभी देशों में पाए जाते हैं, चाहे किसी भी प्रकार के राज्य हों। मार्गन्थाव के अनुसार राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने के लिए, अभिवृद्धि करने के लिए राजनीति डिप्लोमेसी सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। परमाणु अप्रसार संधि से अलग होने वाला प्रथम देश कौन है? तो ये था उत्तर कोरिया। 2003 को ये अलग हो गया। स्टीवन रोजन और वॉल्टर जोन्स के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो नेतृत्व है। यूरोपियन एकता आंदोलन का जनक कौन है? यूरोपीय एकता आंदोलन का जनक कौन है? तो ये शुमैन है, रॉबर्ट शुमैन। नेक्स्ट है कि भारत पाकिस्तान के संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से गलत कथन आपको बताना है। शक्तिशाली राज्य द्विपक्षीय बातचीत को विशेष प्राथमिकता देते हैं, जबकि कमजोर राज्य बहुपक्षीय पद्धति को अपनाते हैं। ये सत्य है। शक्तिशाली राज्य कमजोर राज्यों को दूर रखना चाहते हैं, जबकि कमजोर राज्य शक्तिशाली राज्यों के साथ प्रगाढ़ राजनीतिक और आर्थिक संबंध चाहते हैं। ये गलत है, ठीक इसका उल्टा होता है। शक्तिशाली राज्य अन्य राज्यों से समर्थन लेकर अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जबकि कमजोर राज्य शक्तिशाली राज्यों पर शक्ति का दबाव डालते हैं। ये संभव नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाता है। तो आपका दूसरा और तीसरा गलत है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि नाटो व वार्सा के मध्य निशस्त्रीकरण की संधि कब लागू की गई, या इन दोनों के मध्य निशस्त्रीकरण कब हुआ? तो ये हुआ था आपका 1990 के बीच में। 19 नवंबर 1990 को पेरिस सम्मेलन में नाटो और वार्सा के मध्य परंपरागत शस्त्र कटौती संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि में टैंकों, तोपों तथा सैनिक सशस्त्र युद्धक गाड़ियों को समाप्त करने का निर्णय किया गया। दोनों गुटों के पास अधिक से अधिक 20,000 टैंक, 30,000 युद्धक गाड़ियां, 6800 लड़ाकू जहाज और 2,000 हेलीकॉप्टर होने की व्यवस्था की गई।
युगोस्लाविया का 5 पृथक राज्यों में विघटन शीत युद्ध के अंत को चिन्हित करता है। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन से नए राज्यों को सही रूप से बताता है? तो यहाँ उपयुक्त जो है कोई विकल्प सही नहीं है। तो ये 5 जून 2006 को अंतिम समय में स्वतंत्र हुआ था कौन? आपका उपयुक्त प्रश्न कोई विकल्प सही नहीं। आर्मेनिया यूगोस्लाविया का भाग नहीं था। सर्बिया 5 जून अंतिम समय में स्वतंत्र हुआ। यूगोस्लाविया से विघटित राज्यों का सही क्रम है स्लोवानिया, क्रोएशिया, मैसेडोनिया, बोस्निया हर्जेगोविना और मोंटेनेग्रो और सर्बिया। ये कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है आपका कि विदेश नीति में अधिकतम राष्ट्रीय स्वायत्तता के सिद्धांत की पुष्टि गुटनिरपेक्ष आंदोलन है। सत्य है, क्योंकि बगैर अपनी पहचान को खोए विश्व के विभिन्न देशों के मध्य अंतरक्रिया गुटनिरपेक्षता की भावना ने की थी। ये भी सत्य, व्याख्या भी सही है, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है कि सभी मानव जन्म से स्वतंत्र तथा प्रतिष्ठा और अधिकारों में समान है। ये कथन दिया गया कहाँ? मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में। अंतर्राष्ट्रीय संबंध को कहा जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को हम विदेश नीति के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना इस वर्ष हुई थी। किस वर्ष? तो ये 1993 में हुई थी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना। नेक्स्ट है किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना अभी आपने देखा, ये जो आपका ये आप थोड़ा पूरा इसको पढ़ लीजिए। ये 1993, क्योंकि ऑप्शन में है नहीं इसलिए। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आपका क्या है? एक 1993 में स्थापित हुआ था और एक क्या है? यह एक बहुसदस्यीय निकाय है और सांविधिक निकाय है। ये संवैधानिक नहीं है, सांविधिक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। मैग्ना कार्टा इस वर्ष पारित हुआ था। मैग्ना कार्टा किस वर्ष पारित हुआ था? ये हुआ था 1215 में। निम्नलिखित में से कौन सा विचारक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नव यथार्थवाद से संबंधित है? तो ये केनेथ वर्ल्स हैं, नव यथार्थवाद से संबंधित, और उनकी रचना थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? किसने कहा कि शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य तत्व है? तो ये है मर्गेंथाउ का कहना है। किसने कहा कि राष्ट्र संघ एक शिथिल संघीय ढांचा है? शिथिल संघीय ढांचा किसने कहा राष्ट्र संघ को? ये कहे थे बी पॉटर, पिटमैन बी पॉटर। अगला प्रश्न है हैंस जे मर्गेंथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की केंद्रीय अवधारणा क्या है? तो उसकी है केंद्रीय अवधारणा शक्ति है, पावर है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के यथार्थवादी सिद्धांत का अंग नहीं है? तो यथार्थवादी सिद्धांत में राज्यवाद है, सुरक्षा है, अस्तित्व है, लेकिन सामूहिक हित इसमें नहीं आता है। सौदेबाजी सिद्धांत का आधार क्या है? तो सौदेबाजी सिद्धांत का आधार है आपका संधि वार्ता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सौदेबाजी का सिद्धांत संधि वार्ता पर आधारित है। इसके अंतर्गत दो पक्षों के पारस्परिक संबंध अधिकतम लाभ और न्यूनतम हानि के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन मुख्यतः आधारित है किस पर? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अध्ययन है वो सत्ता की राजनीति पर आधारित है मुख्य रूप से।
इनमें से कौन से वैश्वीकरण को दर्शाता है? राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं का बढ़ता विलय, राजनीतिक अस्थिरता, सूचना का बढ़ता हुआ प्रवाह, बढ़ती हुई भौगोलिक अंतर निर्भरता। इसमें से राजनीतिक अस्थिरता नहीं होगा, बाकी तीनों होंगे। ऑप्शन डी सही है इसका। मानव अधिकारों की अवधारणा विशेष रूप से संबंधित है किससे? तो ये मानव होने के नाते मानव की गरिमा से। नेक्स्ट है, वर्तमान विश्व परिदृश्य में एक नए परिवर्धन का उदय हुआ है और वह कौन सा है? तो वह आपकी तीसरी दुनिया की देशों की भूमिका। नेक्स्ट है, शीत युद्ध की समाप्ति का प्रमुख कारण क्या था? तो शीत युद्ध की समाप्ति का प्रमुख कारण है सोवियत संघ का विघटन। 1991 में इसका विघटन हो गया। निम्नलिखित में से कौन से निर्णयों में संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है? तो ये शांति और सुरक्षा के मामले में, नए सदस्य राज्यों का प्रवेश, बजट संबंधी मामले। तो डी होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा शांति की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है? तो यह यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको पता ही है, यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। नेक्स्ट है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। प्रथम विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1932 में। 2 फरवरी 1932 में जिनेवा में संपन्न हुआ था प्रथम निशस्त्रीकरण सम्मेलन। इसमें 60 देशों के प्रतिनिधियों ने बड़ी सेना व नौसैनिक बल पर बनाए रखने वाले सभी देश शामिल थे। सम्मेलन का उद्देश्य हथियारों को कम करना तथा सीमित करना था। इसे लीग ऑफ नेशंस के अनुबंध के अनुच्छेद 8 के अनुपालन के व्यापक उद्देश्य के रूप में रेखांकित किया गया। ब्रिक्स देशों में सम्मिलित हैं कौन? तो ब्रिक्स में ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हैं। ब्रिक्स के कुल इस समय 10 सदस्य हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील में हुआ था। कब? तो 2010 में। शीत युद्ध वाक्यांश मूलतः संबंधित था। ये था संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ। एक सभी के लिए तथा सभी एक के लिए सामूहिक सुरक्षा का रक्षक है। यह कथन किसका है? ये मार्गेंथाउ का कोट है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी संगठन है जिसका कार्यक्षेत्र क्या है? तो ये है मानवाधिकार से संबंधित संस्था है एमनेस्टी इंटरनेशनल। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1919 में हुई थी, अप्रैल 1919 में। शीत युद्ध के संदर्भ में पारस्परिक सुनिश्चित विनाश यानी मैड में म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन संबंध किस निम्नलिखित में से एक से है? ये है एक सैनिक रणनीति से संबंधित एक सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी गरीबी कम करने और दुनिया भर में जीवन स्तर के सुधार पर केंद्रित है? ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य अस्थायी हैं? तो इसमें कुल 10 अस्थायी सदस्य, 5 स्थायी, यानी कुल हो जाते हैं 15 सदस्य। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो स्थायी सदस्यों की संख्या आपको पता है 5 है। स्थायी सदस्य की संख्या 5। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं कितनी अवधि के लिए? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या आपको पता है कि 15 है। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो भारत नहीं, बाकी अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, जर्मनी, फ्रांस और चाइना स्थायी सदस्य। भारत स्थायी सदस्य नहीं है। मटन का प्लान के अनुसार शक्ति संतुलन व्यवस्था की सर्वाधिक संभावित परिणति कब होती है? तो ये द्विध्रुवीय व्यवस्था में होती है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है आपसे। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो ये आपका सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल।
संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठकें होती हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठकें वर्ष में एक बार होती हैं। इनमें से कौन एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान अंग है? तो यह है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग है? तो संयुक्त राष्ट्र का जो सबसे बड़ा अंग है वह जनरल असेंबली सामान्य सभा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? ये विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। विश्व विश्व संगठन के चार्टर में संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने प्रधान अंगों का उल्लेख है? तो यह है 6। संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा विशिष्ट अभिकरण नहीं है? कौन सा विशिष्ट अभिकरण नहीं है? तो यह है आपका ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने मुख्य अंग हैं? तो यह 6। इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? तो यूनेस्को नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख मुख्य अंग नहीं है? तो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय स्थित है कहाँ? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। 6 प्रमुख अंग हैं इसमें। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़कर 10 किस वर्ष में की गई थी? तो ये 1965 में। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो अस्थायी सदस्य आपके 10 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सदस्य को निषेधाधिकार यानी वीटो पावर प्राप्त नहीं है? यानी जो वीटो वीटो पावर केवल स्थायी सदस्यों को प्राप्त है, यानी जो अस्थायी सदस्य होंगे उनको ये प्राप्त नहीं होगा। ये होगा आपका कौन? जर्मनी। यूएन सुरक्षा परिषद में वीटो या निषेधाधिकार क्या है? तो यह है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों द्वारा नकारात्मक वोट की कार्यप्रणाली। स्थायी सदस्यों द्वारा नकारात्मक वोट की कार्यप्रणाली है वीटो पावर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अवस्थित है यानी इंटरनेशनल कोर्ट जो है कहाँ अवस्थित है? हेग में, नीदरलैंड में के हेग में स्थित है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। इनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है, ये जरूर आप याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो 9 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को निर्वाचित किया जाता है किसके द्वारा? महासभा तथा सुरक्षा परिषद दोनों के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गणपूर्ति के लिए न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ये भी प्रश्न आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। तो ये गणपूर्ति के लिए 9 होना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है कहाँ? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपको पता ही बचपन से पढ़ते रहे, हेग में स्थित है। नेक्स्ट है ICJ की संविधि में कितने अनुच्छेद हैं? ये 70। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो आपका जेनेवा में है। नेक्स्ट है राष्ट्रसंघ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1920 में। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की प्रेरणा से वर्ष 1920 में एक राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई जिससे भविष्य में युद्धों को रोका जा सके। नेक्स्ट है कि 1962 में संयुक्त राष्ट्र की डीकोलोनाइजेशन कमेटी ये 124 की समिति के पहले अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया था? ये था आपका कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, भारत। इसलिए क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र को मुख्यतः किस संगठन का प्रवर्ती रूप माना जाता है? यह है आपका लीग ऑफ नेशन। यूएनओ की स्थापना कब हुई? यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना आपको पता है 24 अक्टूबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड। हाँ, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर आधिकारिक रूप से कब लागू हुआ? तो ये 24 अक्टूबर 1945 को। इसी वजह से प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को यूएन या संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कहाँ
की गई थी? ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है आपकी कहाँ की गई थी? सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का प्रथम बार हस्ताक्षर कहाँ हुए थे? ये हुए थे आपके न्यूयॉर्क में। किस सम्मेलन द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर को 26 जनवरी 1945 में अपनाया गया? ये अपनाया गया था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में 26 जून। ये 26 जून होना चाहिए, यहाँ 26 जून। ठीक। पैकेज डील का संबंध किससे है? तो पैकेज डील का संबंध है संयुक्त राष्ट्र की संघ की सदस्यता से। संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग 1994 से कार्यशील नहीं है? ये प्रश्न में बार बार पूछा जाता है। ये है आपका न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल। न्यायशीता परिषद के ने किस दिनांक से अपना कार्य करना स्थगित कर दिया? तो ये था आपका 1 नवंबर 1994 से। संयुक्त राष्ट्र संघ के महामंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अमूमन 5 वर्ष का होता है, लेकिन उसका कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। निम्न में से कौन सा शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन नहीं है? तो मैत्रियों संधिया, प्रतिमैत्री संधिया, शस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण, क्षतिपूर्ति, तीनों ही जो है बैलेंस ऑफ पावर के ये तरीके हैं, साधन, लेकिन हस्तक्षेप नहीं है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम सेक्रेटरी जनरल कौन था? तो ये थे आपके डी ट्रिगवेली। वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटरेस हैं। इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव था? तो डी ट्रिगवेली थे। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? डी ट्रिगवेली। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो इनमें से जब कई प्रश्न है उस समय कोफी अन्नान थे। उस समय कोफी अन्नान थे। वर्तमान में एंटोनियो गुतरेस हैं, जो कि पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव किस महासचिव ने 92 में अपनी रिपोर्ट एन एजेंडा फॉर पीस सुरक्षा परिषद को सौंपी? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेहद महत्वपूर्ण, बार बार पूछा गया। ये बुतरस बुतरस घाली के द्वारा एन एजेंडा फॉर पीस लाया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इस परिषद में 15 सदस्य देश हैं, जिनमें 5 स्थायी एवं 10 का चुनाव सामान्य सभा द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए होता है। ये आपका सत्य है। प्रत्येक स्थायी सदस्य के पास वीटो शक्ति है, विषय है। आईएमएफ एवं विश्व बैंक इसकी निर्धारण एजेंसियां, ये गलत है। ठीक, तो सी गलत होगा इसमें से। यूएनओ के वर्तमान महासचिव कहाँ से हैं? तो पुर्तगाल से एंटोनियो गुटरेस। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं कौन? तो ये जब का प्रश्न है 5 में, तो ये कोफी अन्नान साहब थे। संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित महासचिवों को उनकी नियुक्ति के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये प्रश्न आप जरूर जरूर याद रखें, जरूर याद रखें। इनका महासचिवों का जो कार्यकाल है उनके हिसाब से। तो पहले वो डी ट्रिगवेली 46 से 52 तक, डैग हैमरशोल्ड 53 से 61 तक, यूथान 61 से 71 तक और कुर्ट वोल्डेम 72 से 81 तक। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रथम बार निषेधाधिकार का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया था? तो ये था सीरिया एवं लेबनान से विदेशी सेनाओं की वापसी। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित सामूहिक सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव निम्न प्रतिवेदन पर आधारित था। ये एचिसन प्रस्ताव 1950 के माध्यम से सामूहिक सुरक्षा से संबंधित है। एचिसन प्रस्ताव। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय के लिए 9 सदस्यों के वोट के साथ 5 अस्थायी सदस्यों के स्वीकारात्मक वोट भी होने चाहिए। इस नियम को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं महाशक्ति मतैक्य, ग्रेट पावर अनएनिमिटी। ब्रिटेन वुड्स समझौते द्वारा निम्नलिखित में से किस एजेंसी की स्थापना की गई? ब्रिटेन वुड्स समझौते के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की स्थापना की गई। आईएमएफ जो था
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक दोनों की स्थापना एक साथ 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। 1 जुलाई से 22 जुलाई 1944 तक आयोजित इस सम्मेलन में 44 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में किन वित्तीय संस्थाओं की स्थापना पर समझौता हुआ था? तो ये पुनर्रचना एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन से नहीं जुड़े थे? तो ये नेहरू, नासिर और टिट्टू थे, लेकिन द गॉल इससे संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नेताओं का कौन सा समूह गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए जिम्मेदार है? तो ये नेहरू, नासिर और टिट्टू। इनमें से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य नहीं था? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य आपके फिदेल कास्त्रो नहीं थे, बाकी तीनों लोग थे। इनमें से कौन निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नहीं था? तो नेहरू, नासिर और टिटू थे, लेकिन कर्नल गद्दाफी नहीं थे। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नेता नहीं है? तो कर्नल गद्दाफी। नेक्स्ट है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। नाम के वर्तमान 120 सदस्य, सही है। अब तक 18 नाम के शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, नहीं 19 हो चुके हैं। करंट इसका 2024 में हुआ है। नाम का अंतिम शिखर सम्मेलन बाकू, अजरबैजान में आयोजित हुआ था। हाँ, 2020 सही है। तो ये आपका 1 और 3 ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ व्याख्या देख लीजिए। गुटनिरपेक्ष वैदेशिक नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किए थे आपके जवाहरलाल नेहरू। गुटनिरपेक्षता की नीति के प्रतिपादक थे कौन? तो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में 1961 में हुआ था और 25 देशों के प्रतिनिधियों ने पहली बार भाग लिया था। 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में कितने अफ्रीकी एशियाई राष्ट्रों ने भाग लिया? 25। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो मार्शल टिट्टो थे इसमें से। गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ। गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन, अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ, देखिए कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है आप देख सकते हैं। भारत में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का प्रथम बार आयोजन कब किया गया था? ये 1983 में किया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय की प्रधानमंत्री थी। ये 7वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन था, 7वां। 19वां कहाँ हुआ है? 2024 में युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ है और 18वां जो हुआ 19 में अजरबैजान बाकू में आयोजित किया गया। 7वां गुटनिरपेक्ष बैठक कहाँ पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ। नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मांग कब उठाई गई थी? तो ये बांडुंग सम्मेलन में। गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन क्रमशः किन नगरों में आयोजित हुए थे? तो ये हुआ था आपका लुसाका 1970 और 73 में अल्जियर्स में। ये सभी हैं 19वां सब। भारत में किस वर्ष को चीन भ्रमण वर्ष नामित किया गया है? बेहद बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये था आपका 2016। 2015 में चीन में इंडिया भ्रमण वर्ष और 2016 में भारत में चीन भ्रमण वर्ष हुआ, पंचशील की 60वीं वर्षगांठ पर। ठीक। गुटनिरपेक्षता से तात्पर्य क्या है? तो गुटनिरपेक्षता से तात्पर्य किसी शक्ति गुटों से अलग रहने की नीति। निम्नलिखित में से कौन पंचशील का एक सिद्धांत नहीं है? तो गुटनिरपेक्षता पंचशील का सिद्धांत नहीं है, बाकी तीनों हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विदेश नीति में पंचशील का सिद्धांत नहीं है? अनाक्रमण, हस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व या यथार्थवाद इसमें नहीं होगा, यथार्थवाद। अगला है, निम्नांकित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? पंचशील का सिद्धांत नहीं है अंतरराष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता द्वारा निपटारा।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अधिकतम सदस्य देश निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से हैं? तो ये है आपके अफ्रीका से। पंचशील का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत संबंधी भारत चीन समझौते में सर्वप्रथम इन 5 सिद्धांतों को क्या आधारभूत मानकर संधि की गई। भारत के प्रधानमंत्री थे और उधर चीन से चाउमिन लाई थे। पंचशील सिद्धांत की प्रस्तावना किसने की? ये थे नेहरू। ये रहा पंचशील के 5 सिद्धांत, ये जरूर आप याद रखें। भारत की विदेश नीति आधारित है इस एक पर, किस पर? गुटनिरपेक्षता पर। भारतीय विदेश नीति आधारित है, तो ये भी किस पर? असंलग्नता ही बोलते हैं आपको, गुटनिरपेक्षता को असंलग्नता भी बोलते हैं, नॉन अलाइन। भारत की विदेश नीति मुख्य रूप से किस सिद्धांत द्वारा निर्देशित होती है? तो ये सामरिक स्वायत्तता पर। डब्ल्यूटीओ के विषय में निम्न तथ्यों में से कौन सा तथ्य असत्य है? भारत इसका संस्थापक सदस्य सही है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की कृति है। यह सदस्य देशों के मध्य उठे व्यापारिक विवादों का निस्तारण नहीं करता बल्कि करता है, तो इसलिए गलत हो जाता है। यह बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी समझौते को मान्यता देता है, ये भी सत्य है। भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख उद्देश्य नहीं है। भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख उद्देश्य क्या नहीं है? कि पड़ोसी देशों के मध्य शक्ति पर विस्तार या शक्ति के लिए विस्तार। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। भारत की विदेश नीति के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसमें सही वाक्य पहचानिए। शीत युद्ध के वर्षों में भारत ने सैन्य गुटों के संदर्भ में गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, सत्य है। पिछले कुछ वर्षों से प्रौद्योगिकी और अमेरिका में बसे निवासी भारतीयों ने दोनों देशों को नजदीक ला दिया है, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही, यानी ऑप्शन सी। दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन यानी आसियान का मुख्यालय स्थित है कहाँ? तो ये जकार्ता में है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसमें 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है और इनकी स्थापना कहाँ हुई? 1967 में 8 अगस्त 1967 थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। इसके संस्थापक सदस्य इतने हैं। आसियान कब गठित हुआ था? तो आसियान 1967 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की लुक ईस्ट नीति का प्राथमिक उद्देश्य है? तो पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करना। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान के जो 5 संस्थापक सदस्य थे कौन? थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया तथा फिलीपींस। और तो 1967 में आसियान का सदस्य बनाया गया था म्यांमार। तो अगर संस्थापक सदस्य पूछता तो ये इसमें म्यांमार सदस्य होता, म्यांमार आंसर होता, लेकिन सभी सदस्य हैं। आसियान की स्थापना 1967 में। इस संगठन का एक नया सदस्य कौन है? संगठन एक सदस्य कौन सा है? तो ये थाईलैंड, बाकी नहीं है। आसियान के संगठन वर्ष 1967 में कितने मौलिक सदस्य थे? तो ये थे 5। आसियान का गठन कब हुआ? अगस्त 1967 में, 8 अगस्त 1967। सन 1967 में जब आसियान का संगठन बना तब उसका उद्देश्य क्या था? सदस्य राष्ट्रों के मध्य पारस्परिक आर्थिक सहयोग करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है? तो क्षेत्रीय आर्थिक संगठन आपका आसियान भी है, सार्क भी है और इकोवास पश्चिम अफ्रीका का संगठन है। 3 होंगे तो डी होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 1967 में आसियान के गठन के समय निम्नलिखित में से कौन सा देश इसका सदस्य नहीं था? तो लाओस। गतिविधियों के संदर्भ में दक्षिण यानी सार्क की तुलना निम्न में से किस संगठन से करना उचित नहीं होगा? तो नाटो से। सैन्य संगठन नहीं है। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं है तो ये होगा मॉरिशस। नाम के किस सम्मेलन में एक नई अंतर्राष्ट्रीय सूचना तथा संचार व्यवस्था के निर्माण की बात कही गई थी? तो ये था आपका हरारे शिखर सम्मेलन 1986। निम्नलिखित में से कौन सा देश
दक्षेस की कार्यपद्धति का आधार है? कौन सा दक्षेस की कार्यपद्धति का आधार है? तो आम सहमति। इनमें से कौन सा उत्तर दक्षिण संवाद का तात्पर्य नहीं है? उत्तर दक्षिण संवाद का तात्पर्य नहीं है। कौन सा? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना करना। विश्व व्यापार पर नजर रखने एवं उनके नियमों का पालन कराने हेतु विश्व व्यापार संगठन की स्थापना वर्ष 1995 में की गई। गैट वार्ताओं का दौर समाप्त होने के बाद गैट के स्थान पर 1995 में WTO अस्तित्व में आया। शेष तीनों विकल्पों का तात्पर्य उत्तर दक्षिण संवाद से है। गैट के स्थान पर 1995 में किस नए संगठन की स्थापना हुई? तो ये हुई थी विश्व व्यापार संगठन WTO की। गैट की उरुग्वे दौर की वार्ता के परिणामस्वरूप निम्नलिखित की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? तो WTO की। नेक्स्ट है कि वार्ताओं के उरुग्वे चक्र से निम्नलिखित में किसकी स्थापना हुई? ये थे WTO। 1992 में हस्ताक्षरित उत्तरी अमेरिकी निर्बाध व्यापार क्षेत्र यानी नाफ्टा में शामिल है। नॉर्थ अफ्रीका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर किस वर्ष हुआ? ये हुआ आपका यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। ये बीपीएससी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। सामूहिक सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कलेक्टिव सिक्योरिटी के बारे में कौन सा कथन गलत है? किसी एक राज्य पर किया गया आक्रमण सभी राज्यों पर आक्रमण नहीं माना जाएगा, ये बल्कि माना जाता है, तो इसलिए गलत हो जाता है। सामूहिक सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सभी राष्ट्र आक्रमणकारी को पहचानते हैं, ये सत्य है। आक्रमणकारी की शक्ति राष्ट्रों की सामूहिक शक्ति से अधिक होती है, ये गलत है। एक सबके लिए सब एक के लिए, ये सही है। यह यथास्थिति का विरुद्ध है, बिल्कुल नहीं। तो पहला तीसरा यानी सी। नेक्स्ट है सामूहिक सुरक्षा की वर्तमान व्यवस्था के संदर्भ में किस सम्मेलन का अत्यधिक महत्व है? तो यह सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945। किन दो संस्थाओं ने मिलकर जलवायु परिवर्तन वित्त पोषण के मुद्दे पर निर्धन देशों की खातिर एक मंच का शुभारंभ करने की योजना बनाई है? तो यह विश्व बैंक और IMF ने। ये मैच करना आपको बेहद बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेहद महत्वपूर्ण। ये पीजीटी में पूछा गया है। तो FMCT जो है आपका किससे संबंधित है? व्यापक विनाश के हथियारों का प्रसार, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु परिवर्तन, ट्रिप्स, विश्व व्यापार, WSF वैश्विक सामाजिक आंदोलन। यूरोपीय संघ ने यूरोपीय समुदाय का स्थान किस संधि से लिया था? तो ये maastricht संधि के द्वारा। यूरोपियन यूनियन के कितने देश सदस्य हैं? तो यूरोपियन यूनियन में इस समय कितने हैं? 2000 में 4 था, 25। किस वर्ष को सार्क में गरीबी उन्मूलन वर्ष के रूप में प्रारूपित किया गया था? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है यूपी के लिए, यूपी पीजीटी के लिए। तो ये 1995 में। दक्षेस सार्क एक क्या है? तो देखिए इसमें तो ऑप्शन होगा दक्षेस आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने और गरिमापूर्ण रहन सहन प्रयासरत रहेगा, इसलिए ऑप्शन डिसमैच है। सार्क देशों के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 8। 1985 में भारतीय प्रधानमंत्री एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए किस संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन किया? ये थे आपके दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क, दक्षेस। सार्क का कब औपचारिक तौर पर स्थापित किया गया? तो ये दिसंबर 1985 में। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य चीन नहीं है। सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में। सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क में आपका जब प्रश्न है ये 2002 का है, उस हिसाब से अफगानिस्तान, क्योंकि ये 2007 में शामिल हुआ। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस में कितने सदस्य हैं?
तो इस समय आपके कितने सदस्य देश हैं? 2004 में 7 थे, वर्तमान में 8। सार्क के कितने सदस्य और प्रेक्षक देश हैं? तो सार्क में 8 सदस्य, 9 प्रेक्षक ऑब्जर्वर देश शामिल हैं। जिन देशों को दक्षेस द्वारा ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया वे कौन हैं? तो वे हैं आपके चीन और ऑस्ट्रेलिया। सार्क समूह के 8वें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान को किस शिखर सम्मेलन में शामिल किया गया? तो ये था 14वें शिखर सम्मेलन 2007 नई दिल्ली में। 1990 के दशक में भारत द्वारा पड़ोसी देशों के लिए एक तरफा रियायतें देने को कहा गया, तो ये गुजराल सिद्धांत। भारत की विदेश नीति का गुजराल सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 1996 में। यू यूएसडीएफसी के साथ में किस संस्था ने भारत में छत आधारित परियोजनाओं की खातिर यूएसडी यानी 41 मिलियन डॉलर कर्ज प्रतिभूति की घोषणा की? ये था यूएसएड। ये मैच करना है आपको। मैच कीजिए कि वैश्विक सदस्यता एवं समान उद्देश्य यूएनओ का है और क्षेत्रीय सदस्यता समान उद्देश्य यूरोपियन यूनियन, क्षेत्रीय सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य नाटो, वैश्विक सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सार्क संगठन का 15वां शिखर सम्मेलन अगस्त 2008 में कोलंबो में संपन्न हुआ। इसकी विषय वस्तु क्या थी? थी भागीदारी के माध्यम से विकास करना। भारत और श्रीलंका दोनों सदस्य हैं किसके? भारत और श्रीलंका जो है सार्क, एससीसीपी और बिम्स्टेक के सदस्य हैं। एससीसीए समेकित आर्थिक सहयोग संधि की आधिकारिक घोषणा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत सिंगापुर के मध्य है। 2005 से ये। निम्नलिखित में से क्या विदेश नीति का एक निर्धारक तत्व नहीं है? तो विदेश नीति का निर्धारक तत्व सामाजिक न्याय नहीं, बाकी सैन्य शक्ति, औद्योगिक क्षमता और नेतृत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? आंशिक परमाणु परीक्षण संधि 1965 नहीं है। पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी पीटीबीटी 1963 में, न कि 65। तो पहला ऑप्शन सही है, गलत है वो। कौन सा देश सेंटो का एक सदस्य नहीं था? तो यूएस से। विश्व बैंक की स्थापना मुख्य रूप से की गई थी। विश्व बैंक की स्थापना मुख्य रूप से की गई थी शीत युद्ध के बाद के निर्माण के वित्त पोषण के लिए। विदेश नीति के निर्धारक तत्व निम्नलिखित में से क्या हैं? विदेश नीति के जो निर्धारक तत्व हैं आपके राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा, तीनों है, तो डी होगा। बिम्स्टेक का दूसरा शिखर सम्मेलन जो नवंबर 2008 में आयोजित हुआ, कहाँ हुआ था? तो ये नई दिल्ली में हुआ था। बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक। इसके कौन कौन से देश हैं? भारत, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। बिम्स्टेक का कौन सा सदस्य नहीं है इसमें से? तो सिंगापुर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो स्पेन। बामसेफ से क्या तात्पर्य है? तो बामसेफ तात्पर्य बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। मानव अधिकारों की सार्वदेशिक घोषणा कब की गई? तो 10 दिसंबर 1948 को। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ के किस एक अंग ने 10 दिसंबर 48 को मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को अंगीकृत किया था? तो जनरल असेंबली महासभा ने। 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा में कितने अनुच्छेद थे? तो ये कितने थे? 30। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार पर पहला विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वियना कांग्रेस, वियना में हुआ था। नेक्स्ट है किस वर्ष श्रीलंका
एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया? तो ये आया आपका 1946 में, 4 फरवरी 1946। देखिए ये यहाँ होगा आपका 1948 होगा, वही तुम कह रहे हैं भारत के बाद आज़ाद हुआ था ये। तो श्रीलंका भारत के दक्षिण सिरे पर स्थित एक द्वीपीय देश है। 4 फरवरी 1948 को यह स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु के मुद्दे पर प्रथम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये स्टॉकहोम में हुआ था 1972 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विश्व बैंक से संबंधित नहीं है? विश्व बैंक से संबंधित कौन सा कथन नहीं है? तो है कि मूलतः यह विकसित देशों की सहायता के लिए स्थापित किया गया हुआ नहीं, ये सभी के लिए। बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था? तो बांडुंग सम्मेलन 1955 में हुआ था। एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस जिसे बांडुंग सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इसमें अधिकतर एशियाई एवं अफ्रीकी राष्ट्रों में 9 स्वतंत्र राष्ट्र शामिल थे और उनका आयोजन इंडोनेशिया के बांडुंग में हुआ था। इस सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया, बर्मा, पाकिस्तान, सिलोन तथा भारत द्वारा किया गया, जिसके समन्वयक विदेशी मामलों में इंडोनेशियाई मंत्रालय के महासचिव रुस्लन अब्दुल गनी थे। बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था? तो ये बांडुंग सम्मेलन आपका 1955 में हुआ। शक्ति संतुलन अब आतंक के संतुलन में बदल गया है, क्योंकि शक्ति संतुलन के युद्ध का प्रयोग अत्यधिक हानिकारक होगा। शांति के लिए एकता प्रस्ताव राष्ट्रसंघ की महासभा में कब पारित हुआ? तो ये 3 नवंबर 1950 को। किस संकट में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति के लिए एकजुटता यानी यूनाइटिंग फॉर पीस प्रस्ताव का सहारा लिया? तो ये कोरियाई संकट 1950 के समय। संयुक्त राष्ट्र महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव में निम्न से किस वर्ष अपनाया गया? तो 1950 में। किसी देश के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने की शक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस भाग में दी गई है? तो ये 7वें अध्याय में। किस संधि से यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों ने एक समान मुद्रा पर सहमति दी थी? मॉन्ट्रियल संधि 1992 और लागू हुआ 1995 में। यूरो नाम। शांति के लिए एकता प्रस्ताव से संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अभिकरण की शक्ति में वृद्धि हुई थी? महासभा। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किया गया है? तो न तो सीटीबीटी, नहीं एनपीटी, नहीं आईसीसीपीआर पर, तो इनमें से कोई नहीं होगा, डी। नेक्स्ट है कि किस वर्ष भारत और पाकिस्तान संघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य बने? तो 2017 में एससीओ के पूर्ण सदस्य बने 2017 में, और इसकी स्थापना 2001 में हुई। मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? शांति की नीति, शांतिप्रिय साधनों की नीति, पंचशील, तो डी होगा उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय हित विदेश नीति का क्या है? सारभूत तत्व है या मुख्य घटक है या निर्धारक तत्व? तो ये होगा निर्धारक तत्व। एनपीटी और सीटीबीटी पर भारत की स्थिति क्या है? तो भारत ने इन दोनों पर हस्ताक्षर नहीं किया। भारत ने किसी पर भी हस्ताक्षर नहीं किया है।